वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का शीर्षक है हमारा युगों का दौर। और युगों का दौर इस पाठ का यह सेशन नंबर 11वां है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि उस समय भारत में कौन कौन से कलाओं का विकास हो रहा था और कौन कौन से शास्त्र पर अधिक अध्ययन किया जा रहा था, उसका विकास हो रहा था, इसका वर्णन पढ़ा। अब लेखक हमें कि उसी समय अलग अलग जो साम्राज्य आए या फिर उसके बाद का जो समय था उसमें किस प्रकार भारत का विकास हुआ और उसके साथ साथ विकास के साथ साथ किस प्रकार भारत धीरे धीरे अपने विकास की ओर बढ़ते हुए भी अपनी नष्टता की ओर, अपने ह्रास की ओर बढ़ रहा था, इसका वर्णन लेखक हमें अगले परिच्छेदों से करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ते हैं। विकास और ह्रास। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। तो देखो, जब हमने अब तक जो भी हमने वैदिक काल या उसके पहले का काल, हड़प्पा संस्कृति से लेकर अब तक जो हम अलग अलग साम्राज्यों का अध्ययन किया है, उसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारा समय ऐसा आ रहा था भारत में कि विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ अंदरूनी भारत के जो छोटे मोटे शासक थे, उनकी जो रूढ़ी परंपरा या अन्य किसी कारणवश जो विकास हो रहा था उसमें बहुत चढ़ाव और उतार आ रहा था। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। फिर भी लेखक क्या करे, भले ही अंदरूनी कारण हो या विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हो, भारत में जो यह उथल पुथल हो रही थी उसमें जिस प्रकार ऊर्जा उफनती है, उस प्रकार जब विकास की ओर अविकास की ओर बढ़ने रहा था कि विकास होते होते फिर उसमें ठंडापन आ रहा था। फिर भी जब ऐसी कमजोरियां आ रही थी, फिर से भारत एक नया ऊर्जा स्रोत अपने अंदर लेते हुए विकास की मार्ग की ओर बढ़ रहा था तथा कर्मठ मतलब अपने कर्म पर बल देने वाले कि बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे कि अपने कर्मशीलता पर विकास करते भारत का विकास कर रहे थे और इस प्रकार वह समय राष्ट्रीय जीवन का एक उथल पुथल का समय रहा। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता रहा और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा हुई थी रही। तो देखो, जब अन्य भारत के जो अन्य आजू बाजू के देशों के साथ उसका संपर्क बढ़ रहा था, उसके साथ साथ पूर्वी समुद्र की ओर भी शक्तिशाली प्रेरणा पैदा हो रही थी। क्यों पूर्वी समुद्र की शक्तिशाली प्रेरणा हो रही थी? क्योंकि जो आक्रमणकारी रहते थे वह इन देशों की तरफ कम ध्यान दे रहे थे, वो उत्तर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसलिए जो पूर्वी समुद्र का विकास था, उस आजू बाजू के जो प्रदेश थे उनमें विकास हो रहा था। कला के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी विकास हो रहा था। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता रहा। तो देखो, यहाँ पर लेखक करे कि भारतीय उपनिवेश मतलब भारत के जो लोग अन्य देशों में जाकर वहां पर ग्रुप के साथ, झुंड के साथ, कबलों के साथ या किसी दलों के साथ जब वह अन्य देशों में जाकर बसते थे तो भारत की सभ्यता, संस्कृति अपने साथ लेकर जाते थे और वहां पर उन सभ्यताओं, विदेशी सभ्यता के साथ घुल मिल जाती थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना भारतीय सीमाओं को पार करके भारतीय संस्कृति का प्रसार अन्य देशों में हो रहा था। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता रहा। कि देखो, हमने अलग अलग साम्राज्यों के बारे में पढ़ा तो लेखक कहते हैं कि लगभग 4वीं शताब्दी तक से लेकर
छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य उस समय बहुत ही विकसित था, समृद्ध था, संपन्न था। और यह जो काल माना जाता है कि भारत के युग में यह स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती। तो गुप्त साम्राज्य में जो साहित्य की निर्मित हुई थी कि हमने देखा है कि बहुत सारे नवरत्नों में से रत्न थे गुप्त साम्राज्य में। तो वहां पर अलग अलग शिल्पकलाएं, फिर संस्कृत साहित्य, नाटक, इसका विकास संस्कृत में हो रहा था। तो इस प्रकार उस समय जो कलाओं के क्षेत्र में या गायन कला हो या फिर देखा था हमने कि समुद्रगुप्त को भी खुद वह गायन कला से संबंधित रुचि रखते थे, इसलिए वीणा वादन का हमें सिक्कों पर चित्र भी मिलता है। तो इस प्रकार वह जो स्वर्ण युग माना गया है गुप्त साम्राज्य का, वह उस समय का एक प्रशांति, एक शांति लेकर उस समय देश में विकास हो रहा था और तथा आत्मविश्वास और आत्माभिमान की उमंग दिखाई पड़ रही थी। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगे। तो जैसे जैसे इस स्वर्ण युग मतलब गुप्त साम्राज्य की नष्ट होने का जो कालावधि था, उसके पहले ही यह जो कमजोरी थी भारत के विकास की, उसके ह्रास के और कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उत्तर पश्चिम से क्यों कि उस समय गुप्त साम्राज्य का ह्रास होते समय अंत में हुनों का दल भारत में आया था। उसमें से जो गोरे हुन थे वह अधिकतर ज्यादा करके भारत के पश्चिम की ओर से उत्तर की ओर जा रहे थे। तो वापस आकर वह खदेड़ दिए जाते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढकेल दिए जाते थे। किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते थे। आते थे तो दक्षिण की ओर से, लेकिन वहां से खदेड़कर जब उन्हें ढकेल दिया जाता था तो वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेशों में जाकर बसने लगते थे, उत्तर भारत में। और इस प्रकार पूरी आधी शताब्दी में उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर फिर इन्होंने क्या किया था, उन्हों को डटकर मुकाबला किया था और उनको भारत से बाहर निकाल दिया था। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। तो इस प्रकार आपसी और अन्य शासकों के आक्रमण के वजह से राजनीतिक क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में भारत धीरे धीरे कमजोर बनने लगा। हुनों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। तो देखो, जो अन्य साम्राज्य थे वह राजनीतिक, सामाजिक सारे क्षेत्र में भारत का विकास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हुनों का दल भारत पर राज्य करने लगा तो उनका जो कायदे कानून थे वह बहुत ही कठोर थे। इससे क्या हो गया कि भारत के जो परिवर्तन हो रहा था उसको भारत के जो अन्य आंतरिक जो दल थे, शासक थे, वह उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे और इसलिए वहां पर फिर अंदरूनी कमजोरियां होने लगी। हुनों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासक के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न था। तो इस प्रकार जब हुनों का कालावधि आया था, समय आया था, तो उस समय भारत का विकास ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो कायदे कानून बनाए थे, उनके जो आदर्श तत्व थे वह भारत के तत्वों से समन्वय नहीं कर पा रहे थे। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जो आधुनिक उज्जैन के नाम से जाने जाते हैं, गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी। फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बन गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के कालावधि में कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का फिर से उज्जैनी एक प्रमुख केंद्र बन गई। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कनौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो इस प्रकार फिर 9वीं शताब्दी में फिर से भारत के विकास का वर्णन देखा जाता है।
9वीं शताब्दी में गुजरात का जो मिहिर भोज था, उन्होंने क्या किया कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य बना दिया और उस संयुक्त राज्य का कनौज को उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर है। फिर 11वीं शताब्दी में के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी था, आकर्षक है और उज्जैनी की एक फिर बड़ी राजधानी बनाता है। तो इस प्रकार हर शताब्दी में कहीं ना कहीं उसका भारत का विकास भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर आगे चलकर उसके विकास में बाधा आ रहे थे। यह जो दूसरा भोज था उसका वर्णन लेखक करे कि यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसे अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वो व्याकरण और कोशकार भी था कि जो व्याकरण मतलब व्याकरणिक दृष्टिकोण से विद्वान होना और कोशकार मतलब शब्दकोश की निर्मित करना। तो इस भोज ने एक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ साहित्यिक विकास भी किया था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी। भेषज अर्थात गायन कला में भी उन्होंने विकास किया था। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण भी किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती है। उनका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बना गया। तो इस प्रकार राजा भोज के युग में भारत के सांस्कृतिक विकास हो रहा था। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा था, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ता है। कि देखो लेखक कहते हैं कि अलग अलग युगों में जैसे 4वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक जो छोटे छोटे विकास हो रहे थे उसमें तबादला विकास के ओर जाने के बजाय कभी कभी विकास होने में रुकावटें आ रहे थे। इसके बावजूद भी लेखक कहते हैं कि भारत कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा था, कि राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में उसका विकास कम होने लगा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। अब दक्षिण भारत क्यों इतना प्रभावित नहीं हुआ था और उत्तर भारत क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे वह अधिकतर उत्तर भारत पर ही आक्रमण कर रहे थे और इसके लिए उसका राजनीतिक और सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव हो रहा था। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। तो उत्तर भारत में क्या होता था कि अधिकतर आक्रमणकारी आते थे और उसकी वजह से जो पुश्तैनी कलाकार रहते थे उनका वहां पर विकास नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपने व्यवसायों के साथ वो जाकर बैठते थे, अन्य दक्षिण भारत में जाकर बसते थे और वहां पर उसका फिर दक्षिण भारत में विकास होता था। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। तो इस प्रकार उत्तर भारत से जो कलाकार या जो अन्य पुश्तैनी व्यवसाय करने वाले लोग थे वह दक्षिण भारत में आकर बैठ जाते थे। तो उस समय के जो राजा रहते थे या जो शासक रहते थे उनके कलाओं का, उनके शक्ति का, उनके सामर्थ्य का उपयोग कर लेते थे और इस प्रकार उनके विकास का वहां पर उनको मार्ग मिल जाता था। गरचे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहां समृद्ध था और वहां कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से प्रदेशों में किस प्रकार से विकास हो रहा था, इसका वर्णन लेखक ने किया है। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था। कि देखो जो तक्षशिला, नालंदा, फिर अन्य जो विश्वविद्यालय थे उनका वर्णन लेखक आगे कर रहा है कि हर प्रदेशों का, हर शासकों के समय वो क्या कर रहे थे, उन विश्वविद्यालय को भी विकसित करने के पीछे लगे हुए थे। तो नालंदा भी उसमें से एक प्रसिद्ध और बहुत ही माना जाने वाला विश्वविद्यालय था।
जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया और मंगोलिया और बुखारा से भी आते थे। जिस प्रकार तक्षशिला में बहुत बड़े विद्वानों ने अपने विद्या ग्रहण किया था और उसमें ज्ञान ग्रहण करने वाले, उसमें पदवी ग्रहण करने वाले लोगों को समाज में बहुत रुतबा होता था, उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे देशों से अध्ययन करने के लिए बड़े बड़े विद्वान आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला, वास्तुशिल्प के विभाग थे। तो देखो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला या अन्य विश्वविद्यालय के जो वर्णन किया है, उसमें से नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय कौन कौन से अध्ययन के विषय थे, कौन कौन से कलाओं के क्षेत्रों में विकास हो रहा था, इसका वर्णन लेखक कर रहे हैं कि कला, वास्तुशिल्प के भी अलग अलग विभाग वहां पर थे। फिर वैदिक शास्त्र के भी विद्यालय थे, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था, पशु भी थे। तो यहाँ पर लेखक ने नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार सारे विषयों पर वहां पर अध्ययन किए जाते थे कि कला, वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैदिक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था, पशु का वास्तविक रूप से वहां पर अध्ययन किया जाता था। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। इसके अलावा फिर बिहार में जो आजकल भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बहुत उस समय प्रसिद्ध था। फिर काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय था। गुप्त शासकों के समय में उज्जैन में भी विश्वविद्यालय का विकास किया था। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार भारत के विकास का जो बहुत समय था, उसमें विश्वविद्यालयों का भी प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। जो सहस्त्र शब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता और तीसरे पर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और कुछ शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता है कि जैसा हृदय स्तंभित हो चला है, उसकी धड़कनें मंद होने लगे। फिर 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद महान दार्शनिक नहीं हुए। शंकर भी दक्षिण भारतीय ही थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और इस प्रकार धर्मों के नाम पर फिर सिर्फ आडंबर पूजा की विकृत रूप सामने आने लगे थे और विशेष करके तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप वहां पर दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार विकास की ओर बढ़ने के बजाय फिर वह भारत का ह्रास होने का समय लेखक वर्णन कर रहे हैं। देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। उफनता, ऊपर उठना, खदेड़ना, भगाया, बर्बर व्यवहार, असभ्य व्यवहार, कर्मठ, कर्मशील, बेजोड़, सबसे अलग, कोशकार, शब्दकोश बनाने वाला, भेषज, औषध या दवा, चिकित्सक। तो बच्चों, अब तक किस प्रकार भारत के विकास और ह्रास होने के कारण हमने पढ़े हैं। आगे भी लेखक हमें किस प्रकार भारत का विकास हो रहा था और ह्रास होने के स्थान पर था, इसका वर्णन लेखक करने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम अगले भाग में।